कुछ दिन पहले की बात है। अमित और मनाली नासिक में रहने आए थे। अमित की ट्रांसफर हुई थी और अब 5 साल के लिए उन्हें यहीं गुजर बसर करना था। इसीलिए अमित ने नासिक में ही थोड़े अंदर भीड़ भाड़ से दूर एक मकान किराए पे लिया था। घर काफी पुराना था लेकिन प्यारा था। अमित उसकी पत्नी मनाली और 7 साल की बेटी किया के साथ वहां रहने आया था। मनाली, कैसा लगा घर? घर? ये तो महल है, महल। हाँ, जरा पुराना है लेकिन बहुत ही सुंदर है। और हाँ, यहाँ ऊपर के कमरे को छोटी सी बालकनी भी है। चलो देखते हैं। बालकनी देखकर मनाली बहुत खुश हो जाती है। ओह वाह, कितनी अच्छी बालकनी है। मैं तो यहाँ फूलों के कुछ पौधे भी लगा सकती हूँ, है ना? बिल्कुल। और किया के लिए यहाँ एक झूला भी लगा देंगे। हाँ, बहुत खुश हो जाएगी किया। नासिक का मौसम बहुत बढ़िया था, इसलिए अमित अपने परिवार के साथ इस नए अनजान शहर में जल्दी सेटल हो गया। अब उनका रूटीन सेट हो गया था। अमित सुबह 9 बजे ऑफिस के लिए निकलता। मनाली उसे टिफिन दिया करती थी। उसके बाद किया को स्कूल के लिए रेडी करवाना, मार्केट जाना, घर की सफाई, किया को स्कूल से लाना, इस प्रकार धीरे धीरे सब सेटल हो गया। मम्मा, अब हम यहीं पे रहेंगे ना? हाँ बेटा, मैं पापा से कह दूंगी कि अब ये घर हमारी प्यारी गुड़िया के लिए खरीद ही लो। ये मुझे यहीं रहना है, कहीं नहीं जाना। हाँ तो बप्पा से प्रार्थना करो। छोटे बच्चों की प्रार्थना पप्पा जल्दी सुनते हैं। इस प्रकार हंसी खुशी दिन गुजर रहे थे। लेकिन एक दिन जब मनाली दरवाजे पे आए सब्जी वाले से सब्जी ले रही थी। दीदी, क्या आप यहाँ इस शहर में नए हैं? हाँ भैया, क्यों? आपने कैसे पहचाना? मनाली की बात सुन के सब्जी वाला थोड़ा परेशान सा दिखता है। उसे पसीना छूटने लगता है। वह डर डर के घर को देखने लगता है। भैया, क्या बात है? आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही। फिलहाल तो किराए पे है, लेकिन हम ये घर खरीदने की सोच रहे हैं। बहुत ही शांति और सुकून है यहाँ। मनाली की बात सुनकर सब्जी वाला बिना पैसे लिए वहाँ से जल्दी जल्दी भाग जाता है। सुनिए सुनिए भैया, आपके पैसे तो ले लीजिए। अजीब आदमी है। उस दिन रात को जब अमित घर लौटा तो किया सोई हुई थी और डाइनिंग टेबल पर खाना खाते खाते मनाली ने ये किस्सा अमित को सुनाया। बहुत ही अजीब बात है ना? हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगा। खैर जाने दो, शायद किसी टेंशन में होगा बेचारा। हाँ शायद, लेकिन तुम किसी पे ज्यादा भरोसा मत करना। हम यहाँ नए हैं। हाँ, तुम टेंशन मत लो। अमित, क्या तुम्हारी इस मकान मालिक से कुछ बातचीत हुई क्या? हाँ, अरे सॉरी, मैं बताना ही भूल गया। उन्हें ये घर बेचना है। सच? ओह, ये तो बहुत बढ़िया खबर है। और तभी किचन से कुछ बर्तन गिरने की आवाज आती है। अमित और मनाली चौंक जाते हैं। अंदर जाकर देखते हैं तो सब कुछ अपनी जगह पर ठीक ठाक है। अरे, यहाँ तो सब पहले जैसा है। फिर क्या गिरने की आवाज आई थी? तभी किया वहां दौड़ती हुई आती है। उसके हाथ में छोटा सा टैब था जिस पर वो कुछ गेम खेल रही थी। पापा, मैंने दुश्मन को मार दिया। ये लो, तुम्हारी शेरनी उठ गई और हमें डरा भी दिया। इस प्रकार अमित और मनाली के दिन हंसी खुशी अच्छे से गुजर रहे थे। किया भी एकदम अच्छे से सेट हो गई थी, मानो उसे अब यहीं हमेशा के लिए रहना था। तभी एक दिन अनहोनी हो जाती है। मनाली अपने रूम में कुछ काम में व्यस्त थी। किया अचानक किचन में आती है और मनाली को पुकारने लगती है। किया के हाथों में एक कांच का फ्लावर पॉट और बगीचे से लाए कुछ फूल थे। मम्मा, ये देखो, कितने प्यारे फूल है आपके लिए। मम्मा, कहाँ हो आप? अरे वहीं रुको, मैं आती हूँ। और ऐसी हड़बड़ी में किया के हाथों से कांच का फ्लावर पॉट जमीन पर गिर के टुकड़ों में बिखर जाता है और सारे फर्श पर पानी फैल जाता है।
तभी किया की चीख सुनाई देती है और किया वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। चीख सुनकर मनाली दौड़ती हुई वहां पहुंच जाती है। किया, किया, किया बेटा, आंखें खोलो, क्या हुआ तुम्हें? मनाली टूटे हुए फ्लावर पॉट को देखती है और अचंभित हो जाती है, क्योंकि किया चीजें तोड़ने और फोड़ने में एक्सपर्ट थी और वो सब करके उसे बड़ा आनंद मिलता। उठो बेटा, इट्स ओके, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगी, उठो। मनाली किया के मुंह पर पानी छिड़कती है और किया होश में आ जाती है, लेकिन बड़ी ही डरी डरी और सहमी हुई थी। मनाली उसे उठाकर बेडरूम में लेके वहीं सुलाती है और सोच में पड़ जाती है। कमाल है, आज किया को क्या हो गया? अजीब बात है, हमेशा तो चीजें तोड़ने फोड़ने में उसे मजा आता है। तभी किया नींद में बड़बड़ाने लगती है, हाथ उठा के किचन की तरफ कुछ कहने की कोशिश करती है। मम्मा, मम्मा, वहाँ क्या हुआ बेटा? वो कौन? यहाँ हमारे अलावा और कोई नहीं है। किया मनाली से चिपक जाती है। लगता है महंगा फ्लावर पॉट टूटने की वजह से ये डर गई है। सो जाओ बेटा, कोई बात नहीं, सो जाओ। मनाली किया को थपथपा के बेडरूम में सुला देती है। अगले दिन मनाली रोज की तरह अमित को टिफिन देती है और अमित ऑफिस चला जाता है नहीं, मैं नहीं आऊंगी वहाँ। और किया रोने लगती है। मनाली अचरज में पड़ जाती है। वो किया के बदन को छूती है और परेशान हो जाती है। ओहो किया, तुम्हें तो तेज बुखार है, मुझे डॉक्टर को बुलाना होगा। थोड़ी ही देर में डॉक्टर घर आते हैं और किया को चेक करते हैं। देखिए, इन्फेक्शन तो है। मुझे लगता है बच्ची किसी बात से डर गई है, शायद कुछ डरावना सपना देखा होगा। शायद डॉक्टर ठीक कहते हैं, कोई डरावना सपना ही देखा होगा। लेकिन अगले दिन यही किस्सा दोहराता है। किया फिर से किचन में आने से मना करती है। मनाली किया के लिए दवाई लेने किचन में आई और सोच में पड़ गई। समझ नहीं आ रहा है, इतना अजीब सा बर्ताव क्यों कर रही है किया? अमित से बात करनी होगी। तभी मनाली के हाथ से दवाई की शीशी नीचे फर्श पर गिर जाती है और कांच के टुकड़े बिखर जाते हैं। सारी दवाई फर्श पर फैल जाती है। उफ, ये क्या हो गया? सारी मेडिसिन वेस्ट हो गई। दूसरी बोतल लानी होगी। चलो पहले ये फर्श साफ कर देती हूँ। मनाली कपड़े का टुकड़ा लेके फर्श साफ करने के लिए झुकती है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। किचन के फर्श पर एक अजीब सा चेहरा दिखाई देता है, हाथ हिलाता हुआ जैसे मदद मांग रहा हो। मनाली को पसीने छूटने लगते हैं। वो सन्न रह जाती है और अमित को पुकारते हुए वहां से निकलती है। सीधा किया के रूम में आकर दरवाजा बंद कर देती है। अमित, अमित, अमित! मनाली किया को बाहों में लेती है। वो बहुत डरी हुई थी और अमित को फोन लगाती है। अमित, अमित प्लीज जल्दी घर आ जाओ। क्या हुआ? सब ठीक तो है? मैं तो अभी अभी ऑफिस पहुंचा हूँ। प्लीज तुम जल्दी घर आओ, प्लीज। अमित हड़बड़ी में घर लौटता है। अरे अरे, क्या हुआ? तुम लोग इतने डरे हुए क्यों हो? अमित, अभी के अभी यहाँ से निकलो, हम यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकेंगे। हाँ हाँ, तुम शांत हो जाओ और ठीक से बताओ क्या हुआ है। मनाली अमित को सारा किस्सा सुना देती है, लेकिन अमित को विश्वास नहीं होता। वो अकेले किचन में जाता है, वहां फर्श पर पानी फेंकता है और कुछ ही पलों में उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वही धुंधला सा चेहरा हाथ हिलाते नजर आता है। अमित डर के वहां से भाग आता है। मनाली, तुम ठीक कह रही थी। लगता है ये घर शापित है, इसीलिए बहुत सस्ते रेंट में मिला है और मालिक इतने सस्ते में बेचने के लिए भी तैयार है। फिर चलो अभी यहाँ से निकल जाते हैं। शायद किया भी इसी वजह से डरी हुई है। अमित कुछ सोच में पड़ जाता है। क्या हुआ अमित, क्या सोच रहे हो? मैं सोच रहा था कि ऐसे जल्दबाजी में घर छोड़ने से पहले अगर हम किसी पंडित या तांत्रिक को बुलाए तो शायद कुछ हल निकल जाए और इतना जल्दी दूसरा मकान भी नहीं मिलेगा हमें। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो।
पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो चेहरा हमसे कुछ मदद मांगना चाहता है। हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगा। रुको, मैं दीनानाथ शास्त्री को बुला लेता हूँ, वो भी नासिक में ही शिफ्ट हुआ है। अमित फोन करके दीनानाथ शास्त्री को बुलाता है। और उन्हें सारी बातें बयां करता है। डरने की कोई बात नहीं है अमित, सारी आत्माएं बुरी नहीं होती, क्योंकि ऐसा होता तो आज किया बेटी तुम्हारे सामने नहीं होती। शास्त्री किचन के फर्श पर पानी फेंकता है और तभी फिर से वो धुंधला सा चेहरा हाथ हिलाता हुआ दिखाई देता है। शास्त्री उससे बात करने का प्रयास करते हैं। कौन हो तुम? हमसे क्या चाहते हो? मुझे मुक्ति चाहिए, मैं यहाँ का पुराना नौकर हूँ। काम करते वक्त उबलता हुआ पानी मेरे शरीर पर गिर गया और मैं पूरी तरह जल गया और मेरी मौत हो गई, लेकिन मेरे मालिक मुझे यहाँ छोड़ गए। 40 साल हो गए, यहाँ कोई नहीं लौटा। ठीक है, हम तुम्हें मुक्ति देंगे, लेकिन वादा करो तुम यहाँ से हमेशा के लिए निकल जाओगे। हाँ, मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। शास्त्री कुछ मंत्र पठन करते हैं, पवित्र जल छिड़कते हैं, चेहरा गायब हो जाता है। धन्यवाद शास्त्री जी। कोई बात नहीं, अब तुम शांति से यहाँ रह सकते हो। शास्त्री चले जाते हैं और अमित मनाली भी रिलैक्स हो जाते हैं। फिर से उनका रूटीन शुरू हो जाता है, बिल्कुल पहले जैसा। और एक दिन अचानक किया की चीख सुनाई देती है। मम्मा! हॉल में चाय पी रहे अमित और मनाली किया की तरफ दौड़ते हैं। किया बाथरूम के बाहर बेहोश होकर गिरी दिखाई देती है। अमित और मनाली डर के मारे चौंक जाते हैं। किया, किया, क्या हुआ बेटा? उठो, उठो बेटा, उठो। तभी अमित और मनाली का ध्यान बाथरूम में लगे आईने में जाता है और दोनों हक्का बक्का रह जाते हैं। दोनों के पसीने छूटने लगते हैं। आईने में एक बहुत ही डरावना औरत का चेहरा दिखाई देता है। अमित हिम्मत जुटा के उससे बात करने लगता है। कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? क्या तुम्हें भी मुक्ति चाहिए? वो डरावना चेहरा जोर जोर से हंसने लगता है। नहीं, वो तो तुमने कुछ दिन पहले ही दे दी थी। तो अब क्या चाहिए? और हमने तो एक आदमी को मुक्ति दी थी। हाँ, लेकिन आत्मा तो रूप बदल सकती है ना। इसका मतलब तुम वही आदमी हो, लेकिन अब तुम्हें क्या चाहिए? शरीर, क्योंकि मुझे मुक्ति पसंद नहीं आई, मुझे फिर से जीना है, इसीलिए शरीर चाहिए। शरीर? माफ कीजिए, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। डरावना लेडीज चेहरा हंसने लगता है। अमित और मनाली डर जाते हैं। वो मदद तो तुमने कर भी दी और मैं बहुत खुश हूँ। अमित और मनाली अचरज से एक दूसरे को देखते हैं। उन्हें पसीने छूटने लगते हैं। तभी वो लेडीज चेहरा हंसने लगता है और बोलता है। मुझे शरीर चाहिए था और मिल गया मुझे, वो भी इतना जवान और खूबसूरत। अब मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। अमित और मनाली चौंक जाते हैं और एक दूसरे को देखते हैं। तभी पीछे से आवाज आती है। दोनों मुड़कर देखते हैं और पानी पानी हो जाते हैं। मम्मा, मम्मा, अब मैं आपको परेशान नहीं करूंगी, आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। रात के अंधेरे को चीरती हुई पातालकोट एक्सप्रेस पटरी पर दौड़ती जा रही थी। ट्रेन में बैठे कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे। मधुरिया और उसका बॉयफ्रेंड जय नागपुर से जबलपुर मधुरिया के दोस्त के घर जा रहे थे। जय मोबाइल में गाने सुन रहा था। मधुरिया एक बुक पढ़ रही थी। मधुरिया को नींद आने लगी। उसने सोचा कि वो वॉशरूम में जाकर एक बार मुंह धो के आ जाए। ऐसा सोचकर मधुरिया ट्रेन के दरवाजे के यहां बने बेसिन में मुंह धोने चली गई।
मधुरिया अपना मुंह धोने लगी, पर मधुरिया ने जैसे ही अपना मुंह धोकर कांच में देखा तो वो देखकर डर गई, क्योंकि उसे अपने पीछे एक औरत दिखाई दी जिसकी लाल आंखें, काले होठ, बड़े बड़े दांत और बड़े बड़े नाखून थे। वह थोड़ी देर के लिए हैरान हो गई। अब मधुरिया वापस अपना मुंह धोने के लिए नल चलाती है तो इस बार पानी की जगह खून निकलता है। खून देख मधुरिया के होश उड़ जाते हैं। मधुरिया पसीना पसीना हो जाती है। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? कौन है जो मेरे साथ ये सब कर रहा है? तभी एक हवा का जोरदार झोंका आता है और मधुरिया चलती ट्रेन में से बाहर लटक जाती है। हेल्प! हेल्प समबडी हेल्प! प्लीज! तभी मधुरिया को जय अंदर खींच लेता है। अच्छा हुआ तुम आ गए। पर तुम लटकी कैसे? पता नहीं जी, मुझे किसी ने धक्का दिया। कौन देगा धक्का? सब सोए हुए हैं। तभी मधुरिया ने जय के पीछे उसी औरत को देखा। मधुरिया घबराते हुए, उसने दिया होगा। जय पीछे मुड़ता है तो पीछे कोई भी नहीं होता। कोई भी तो नहीं है वहाँ। शायद तुम्हारा कोई वहम होगा। चलो तुम भी, अब दोनों भी सोते हैं। जय और मधुरिया दोनों सोने चले जाते हैं। जय मधुरिया दोनों सोए हुए थे। तभी मधुरिया को पायल की आवाज सुनाई देती है। पहले तो उस पायल की आवाज को मधुरिया ने अनदेखा किया और सोती रही, पर धीरे धीरे पायल की आवाज और जोर बढ़ती गई। पायल की आवाज का शोर इतना बढ़ गया कि मधुरिया की नींद खुल गई। मधुरिया जय को उठाती है और पूछती है, ये पायल की आवाज कहाँ से आ रही है? मधुरिया, पता नहीं तुम्हें क्या हो गया है। कहाँ पायल की आवाज आ रही है? कोई पायल की आवाज नहीं आ रही। तुम सो जाओ चुपचाप। ऐसा कहकर जय वापस सो जाता है। अब पायल की आवाज बंद हो जाती है। थोड़ी देर बाद मधुरिया बाथरूम जाती है। हाथ धोने के लिए वापस उसी बेसिन के पास जाना था, पर वो नहीं जाना चाहती थी। मधुरिया ने जैसे तैसे हिम्मत करी और हाथ धोने के लिए बेसिन के पास चली गई। मधुरिया जैसे ही हाथ धोने के लिए बेसिन की तरफ झुकी, उसकी गर्दन किसी ने बेसिन में जलते नल के नीचे ला दी। अब मधुरिया की आवाज भी नहीं निकल रही थी। पानी उसके मुंह पर आ रहा था। वो बोल भी नहीं पा रही थी और उसे हल्के से कांच में दिख गया। ये और कोई नहीं, वही औरत है। वो औरत मधुरिया का गला छोड़ देती है और मधुरिया को एक कोने में फेंक देती है। क्यों मारना चाहती हो? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? और कौन हो तुम? तुम्हें ही नहीं, तुम्हारे पति को भी मार दूंगी, खत्म कर दूंगी तुम सबको। पर क्यों मारना चाहती हो तुम हमें? धोखा मिला है मुझे। कौन सा धोखा? मैं भी तुम्हारी तरह रोहित से प्यार करती थी। एक कॉलेज में हम दोनों साथ पढ़ते थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक बार रोहित ने मुझे उपहार में महंगी पायल भी दी थी। हम दोनों ने शादी के लिए एक दूसरे के घर पर बात भी कर ली थी। मेरे घर वाले तो मान गए, पर रोहित के घर वाले नहीं माने। फिर मैंने और रोहित ने घर से भागने का प्लान बनाया। उसके बताए समय पर मैं स्टेशन पर भी आ गई, पर रोहित नहीं आया। मैंने उसका सुबह से लेकर रात तक बहुत इंतजार किया उसके बताए प्लेटफॉर्म पर वो नहीं आया। मैं इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सकी और इसी पाताल लोक एक्सप्रेस के नीचे आकर मैंने अपनी जान दे दी। तब से मुझे किसी भी प्रेमी जोड़े से नफरत है। मैं इस ट्रेन में जब भी किसी प्रेमी जोड़े को देखती हूँ उसे खत्म कर देती हूँ, जैसे कि मैं तुम्हें अब खत्म करने वाली हूँ। वो औरत मधुरिया पर झपट पड़ती है और मधुरिया को नोचने लगती है। इतने में एक आदमी आता है और चिल्लाने लगता है, कौन हो तुम? इस लड़की को क्यों मार रही हो? छोड़ो! वो औरत मधुरिया को छोड़ देती है और उस आदमी की तरफ देखती है और 2 पल के लिए देखती ही रह जाती है। वो आदमी और कोई नहीं, रोहित ही था। रोहित, तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? मैं किंजल, तुम्हारी किंजल, जिसे तुम स्टेशन पर छोड़कर भाग आए थे। तुम्हारे बताए प्लेटफॉर्म पर मैं रात भर बैठी रही पर तुम नहीं आए।
और मैंने अपनी जान दे दी। तब से मैं भटक रही हूँ। अब मैं अपनी जान का बदला तुम्हारी जान लेकर पूरा करूंगी, क्योंकि अब मैं तुमसे प्यार नहीं नफरत करती हूँ। खत्म कर दूंगी तुम्हें। तुमने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया। ऐसा कहकर वो रोहित पर भी झपट पड़ती है। वो रोहित को अपने नाखूनों से नोचने लगती है। तभी रोहित कहता है, मैं उस दिन आया था किंचल, पर तुम्हारी चिट्ठी पढ़कर वापस लौट गया। वो औरत रुक जाती है और कहती है, कब आए थे तुम और कौन सी चिट्ठी? जिस प्लेटफॉर्म पर मैंने तुम्हें बैठने को कहा था वहाँ मैं आया था। मैंने तुम्हें दूर से देखा भी, पर तुम वहाँ एक चिट्ठी छोड़कर चली गई जिस पर लिखा था कि तुम मुझे भूल जाओ, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। मैं वहाँ आया और चिट्ठी पढ़कर मुझे बहुत बुरा लगा। तब से मैं खुद भी पागल की तरह घूम रहा हूँ और मैंने भी आज तक शादी नहीं की किंचल। पर वो चिट्ठी मेरी नहीं थी। फिर वो चिट्ठी किसकी थी? मैं जब उस दिन तुम्हारा इंतजार कर रही थी, तभी मेरे बगल में एक लड़की आई और वो बहुत जोर जोर से रो रही थी। मैंने उससे पूछा कि तुम क्यों रो रही हो, तो उस लड़की ने बताया वो यहाँ अपने बॉयफ्रेंड से मिलने आई है। उसकी शादी कहीं दूसरी जगह हो रही है, पर वो ये बात कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। तो वो एक चिट्ठी पर लिख कर लाई थी और उसने वो चिट्ठी मुझे दी और कहा था कि थोड़ी देर में यहाँ एक लड़का आएगा, उसे ये चिट्ठी दे देना। और फिर जब मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी तो मुझे प्यास लगी। फिर मैंने उस चिट्ठी को टेबल पर रखा और मैं पानी पीने चली गई। शायद तुम भी तभी आए होंगे, पर तुम मुझे कॉल भी कर सकते थे रोहित। मैं वो चिट्ठी पढ़कर पूरी तरह टूट गया। मैंने अपना मोबाइल बंद कर लिया। मैं तुमसे फिर कभी बात नहीं करना चाहता था, पर फिर मेरा गुस्सा शांत हुआ और मैंने जब तुमको कॉल लगाया तो तुम्हारा मोबाइल बंद आ रहा था। फिर मैंने तुम्हें कई जगह ढूंढा, पर मुझे फिर कभी नहीं मिली। लगता है हमारा प्रेम मिलन लिखा ही नहीं था। पर रोहित, मैं तुम्हें अब भी बहुत प्यार करती हूँ, पर अब हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता है। मैं अब सिर्फ एक भटकती आत्मा हूँ। हो सके तो मुझे मुक्ति दे दो। ठीक है, मैं तुम्हें मुक्ति जरूर दिलाऊंगा। फिर रोहित किंचल की आत्मा को मुक्ति दिलवा देता है। ये प्रेम कहानी पूरी ना हो सकी। वो कहते हैं ना, लाख कोशिशों के बावजूद कुछ किस्से इश्क के अधूरे ही रह जाते हैं। इश्क कभी नहीं मरता, बस करने वाले मर जाते हैं। आपको क्या लगता है इसमें गलती किसकी थी? रोहित की, किंचल की, या हालात ही कुछ ऐसे बन गए कि उनके इश्क को मंजिल मिलना मुकद्दर ने ठीक नहीं समझा? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। सीड, विभा और वेणु तीनों कॉलेज के दोस्त थे। तीनों काफी दिनों से घूमने का प्लान बना रहे थे, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे घूमने कहाँ जाए। इस शहर से दूर कोई जगह हो जहाँ आता जाता कोई ना हो, एक झील हो और आसपास बस जंगल हो और साथ में थोड़ी बियर हो। क्यों, क्या कहता है सीड? हाँ, बात तो तेरी बिल्कुल सही है, पर ऐसी जगह है कहाँ? तो क्यों ना रोज वैली लेक चले गाइस। पर ये है कहाँ? होगा 200 किलोमीटर यहाँ से शायद। सुना है बहुत सुंदर है। उस लेक के आसपास बहुत सारे रोज लगे हुए हैं, इसीलिए उसका नाम रोज वैली लेक है। चलो ठीक है, फिर वहीं चलते हैं। सीड के पास एक कार थी। तीनों उस कार में बैठकर रोज वैली लेक की तरफ निकल आते हैं। वे अब बस झील से 50 किलोमीटर दूर थे। एक जगह उन्होंने गाड़ी रोक दी, क्योंकि वहां से 2 रास्ते जा रहे थे और उन्हें पता नहीं था कि रोज वैली लेक के लिए रास्ता कौन सा है, और ऊपर से मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं आ रहा था। वो सुनसान रास्ते पर इंतजार कर रहे थे कि कोई तो आए। तभी उन्हें दूर से एक ट्रक आता दिखाई दिया। विभा ने ट्रक को हाथ दिखाकर रुकवाया और पूछा, भैया, ये रोज वैली लेक वाला रास्ता कौन सा है? रोज वैली लेक? मैडम, आपको वहाँ क्यों जाना है? आप मेरी मानिए तो वापस घर लौट जाइए, इसी में आपकी भलाई है। ओ ओल्ड मैन, रास्ता ही तो पूछा है ना, क्यों ज्ञान बांट रहे हो? जी मैं तो बस आपको सलाह दे रहा था, आप माने या ना माने आपकी मर्जी। दाईं ओर वाला रास्ता रोज वैली लेक जाता है। ऐसा कहकर उसने ट्रक आगे बढ़ा दिया। विभा वापस कार में बैठी और तीनों ट्रक ड्राइवर के बताए रास्ते पर चल दिए। क्यों सीड,
ये ट्रक ड्राइवर रोज वैली लेक जाने से मना क्यों कर रहा था? क्योंकि उसका खटारा ट्रक इस रास्ते पर नहीं आ सकता, इसलिए बेचारा वो भी नहीं आ सकता, तो मना कर रहा था। ऐसा कहकर सीड और विवाह दोनों जोर से हंसते हैं। थोड़ी देर में रोज की खुशबू आने लगती है। वाह, क्या खुशबू आ रही है। लगता है हम लोग रोज वैली लेक पहुंच चुके हैं। सीड ने कार रोकी और बाहर देखने लगा और बोला, वो देखो फ्रेंड्स, रोज वैली लेक कितना खूबसूरत है। वेणु भी देखने लगते हैं और उनका मुंह खुला का खुला रह जाता है। एक सुनहरे पानी की झील जिसके आसपास ढेर सारे गुलाब और पानी से उठता हुआ हल्का हल्का धुआं। ये तो बहुत अच्छी जगह है। यहाँ तो रेस्टोरेंट्स होने चाहिए थे, है ना? होना तो चाहिए था, पर पता नहीं ये जगह इतनी सुनसान क्यों है। रात हो गई थी। कार को लेक से थोड़ी दूर एक साइड में लगाकर वह कैंप लगा लेते हैं। फिर उसी झील के किनारे ही आग लगाकर बैठ जाते हैं। क्या मस्त जगह है ना, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। तुम लोग बताओ तुम्हें कैसी लगी? ऑसम यार, बहुत अच्छी जगह है। फुल एंजॉय करेंगे यहाँ तो हम। वेणु हाँ में सिर हिलाता है। तब सीड कहता है, क्या हो गया, तू इतना उदास क्यों है? यार वो सब तो ठीक है, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है उस ट्रक वाले ने हमें यहाँ आने से क्यों मना किया था। अरे यार, कहाँ तू भी उसकी बातों में आ गया। चल छोड़, तू बियर पी। रुको यार, मुझे थोड़ा प्रेशर बन रहा है, मैं अभी आया। हाँ हाँ जल्दी जा। वेणु उस जंगल के थोड़े अंदर आ जाता है तो उसे वहां एक औरत दिखाई देती है जो ऊपर से नीचे तक काली थी, जिसके बिखरे बाल थे। वेणु इतनी रात में उस औरत को देखकर डर जाता है। वह भागकर सीड और विवाह के पास आता है। बचाओ, मुझे बचाओ। क्या हुआ, क्या हुआ वेणु? अरे क्या देख लिया? मैंने वहां अभी एक औरत को देखा, चलो मेरे साथ। सीड विवाह दोनों वेणु के पीछे पीछे जाते हैं। सीड वहां जाकर देखता है और कहता है, अरे फट्टू, कोई भी तो नहीं है यहाँ, देख कौन है, कोई भी तो नहीं है। वेणु देखता है कि अब वहां कोई नहीं है। तीनों वापस आ जाते हैं और अपने अपने कैंप में सोने चले जाते हैं। गुड नाइट गाइस, सी यू टुमारो। तीनों सो रहे होते हैं, तभी वेणु की नींद खुलती है। अरे यहाँ तो मच्छर भी बहुत काट रहे हैं, सोने ही नहीं दे रहे। ऐसा कहकर वो कैंप से बाहर आ जाता है। तभी उसे एक लाइट दिखाई देती है। वो लाइट सीधा उसके मुंह पर आ रही थी। कौन है भाई? ये लाइट बंद कर, आंखों में लाइट गिर रही है। लेकिन लाइट बंद नहीं होती। वेणु एक दो बार और लाइट बंद करने को कहता है, पर लाइट बंद नहीं होती है। वेणु गुस्से में उस लाइट की तरफ चल जाता है। वेणु चलता चलता एक कमरे के पास आ जाता है जहां से वो लाइट आ रही थी। वेणु के पास जाते ही वो लाइट बंद हो जाती है। तभी वेणु को एक कमरा दिखता है। कौन है भाई? कब से बोल रहा हूँ लाइट बंद कर ले, समझ नहीं आ रहा है क्या? ऐसा कहते कहते वेणु उस कमरे के अंदर चला जाता है। तभी पीछे से कोई उसके सिर पे हथौड़ा मार देता है। वेणु के सिर से खून निकलने लगता है और वो नीचे गिर जाता है। उसके बाद कोई उसके सिर को पॉलीथीन में बंद कर देता है। वो छटपटाता है पर वो कुछ नहीं कर पाता और आखिरकार दम घुटने से वेणु की मौत हो जाती है। विवाह को पानी प्यास लगती है। वो बोतल ढूंढती है पर उसकी बोतल में पानी नहीं था। ओहो, वेणु के पास जरूर पानी होगा, उससे ले लेती हूँ। विवाह वेणु के कैंप में जाती है पर उसे वेणु वहां नजर नहीं आता। तो वो तुरंत सीड को उठाती है। कहाँ चला गया होगा वेणु? यही तो सोया हुआ था। सीड और विवाह दोनों वेणु को ढूंढ रहे होते हैं। तभी उन्हें वेणु की शर्ट दिखती है। दोनों उस रास्ते पर आगे जाते हैं। उन दोनों को भी वही कमरा दिखाई देता है। दोनों अंदर जाते हैं और दोनों आवाज लगाने लगते हैं, वेणु, वेणु। पर वेणु उस कमरे में नहीं था। दोनों वापस उस कमरे से बाहर आ जाते हैं। तभी विवाह के सर पर खून की बूंदें पड़ती है। विवाह ऊपर देखती है और देखकर डर जाती है क्योंकि उस कमरे के बाहर एक पेड़ पर वेणु की लाश लटकी हुई थी जिससे खून टपक रहा था। वेणु, ये क्या हो गया वेणु को? सिड, वेणु को क्या हो गया? ये संभालो विवाह अपने आप को
और जल्दी से अपने कैंप में चलो। ये जगह मुझे ठीक नहीं लग रही है। दोनों वापस कैंप में डरते हुए आ जाते हैं। मुझे लगता है हम लोगों को वापस घर चले जाना चाहिए। मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही है। वैसे भी उस ट्रक ड्राइवर ने आने से मना किया था यहाँ पर। हम लोगों को नहीं आना चाहिए था, लेकिन हम लोग नहीं माने। ठीक है विभा, तुम सही कह रही हो। हम अभी यहाँ से निकल लेते हैं। सिड कार के पास जाता है और देखता है कार के चारों टायर पंचर है। सिड ये देखकर चौंक जाता है। जो गाड़ी थोड़ी देर पहले अच्छी खड़ी थी वो पंचर कैसे हो गई। वो दौड़कर विभा को यह बात बताने जाता है। पर जैसे ही वो कैंप में जाता है, विभा कैंप में नहीं थी। विभा को ढूंढता ढूंढता सीड वापस कार के पास आ जाता है। वो अपनी कार के ऊपर विभा की लाश को देखता है और एक चाकू विभा की पीठ में लगा था। थोड़ी देर पहले जब सीड कार के पास आया था तब विभा अकेली डरी हुई कैंप में बैठी हुई थी। तभी उसे सीड की आवाज में कोई बाहर बुलाता है। विभा कैंप से बाहर आ जाती है। तभी कोई उसकी पीठ पर चाकू मार देता है। विभा जैसे ही चीखने लगती है, उसकी गर्दन में एक चाकू आर पार हो जाता है। फिर जैसे ही सीड वापस कैंप में आता है, इतनी देर में विभा की लाश को कोई सीड की कार के ऊपर फेंक जाता है। अब सीड विभा की लाश को देखकर रो रहा था। तभी कोई एक कुल्हाड़ी सीड की पीठ पर मारता है। सीड पीछे घूमता है। तभी वो शख्स सीड के सीने पर कुल्हाड़ी मार देता है। सीड की भी वही मौत हो जाती है। कुछ साल पहले इस वैली के पास एक छोटी सी बस्ती हुआ करती थी। एक दिन एक बिजनेसमैन की नजर इस सुंदर जगह पर पड़ी। उसने यहाँ एक होटल खोलने की सोची, मगर बस्ती वालों के घर और खेत दांव पे लगने के कारण उन्होंने इस होटल का विरोध किया। बिजनेसमैन ने साम दाम दंड भेद सभी प्रकार इस्तेमाल किया। बस्ती के बाकी लोग तो बस्ती छोड़कर चले गए, मगर एक औरत जिसका इस दुनिया में अपने छोटे बच्चे के अलावा कोई नहीं था, उसने अपना घर छोड़ने से इनकार कर दिया। कुछ दिन बाद एक सुबह जब होटल के लिए पेड़ तोड़े जा रहे थे, तभी एक बड़ा पेड़ जाकर उस औरत के घर पर गिरा। उस हादसे में वो औरत तो बच गई, पर उसका नन्हा बच्चा नहीं बच पाया। इस हादसे के बाद कमला वहां कभी नहीं दिखी, पर तभी से वहां मौत का तांडव शुरू हुआ। आपको क्या लगता है, पैसों के जोर पर गरीब लोगों के घर उजाड़ना सही है? और आखिर इन सबको मार कौन रहा था, कमला या उस बच्चे का भूत? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। राजू और हरी बहुत अच्छे दोस्त थे। गांव में वो दोनों बहुत खुशी से रहते थे। एक रात राजू जंगल से होते हुए अपने घर वापस लौट रहा था। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोको जाकर। तभी राजू को अचानक अजीब सी डरावनी आवाज सुनाई देती है। हे भगवान, आज किसकी मैयत आई है? मुझे यहाँ से जल्दी घर जाना होगा, कहीं अगला नंबर मेरा ना आ जाए। राजू जैसे ही भागने की कोशिश करता है, तभी एक पत्थर से ठोकर खाकर जमीन पर गिर जाता है। बचाओ! राजू उठता है और अपने हाथों में खून लगा देखकर डर जाता है। हे भगवान, ये क्या है? मुझे जल्दी यहाँ से जाना होगा, नहीं तो मैं भी मारा जाऊंगा। राजू दौड़ के वहां से अपने घर चला जाता है और सो जाता है। सुबह उठकर वो अपने दोस्त हरी और गांव वालों के साथ बात करने लगता है। हरी, कल मैं बाल बाल बचा। क्या हुआ राजू, ऐसा क्यों बोल रहा है? कल मैं जंगल से अपने घर वापस आ रहा था ना, तभी। लगता है राजू ने कोई डरावना सपना देखा है। सही बोले सरपंच जी। ये लोग बात ही कर रहे होते हैं कि वहाँ एक रजनी नाम की लड़की जो बहुत सुंदर होती है वहाँ आती है। कल क्या हुआ था राजू? दौड़ के घर जा रहे थे? मैं नहीं था वहाँ पे। राजू, मुझे नहीं बचाओगे उस खूनी डायन से? खूनी डायन? तो तुम्हें कैसे पता कि वो खूनी डायन है? मैंने कहीं से सुना है। इतना कहकर रजनी वहाँ से भाग जाती है। सरपंच भोला और टीका भी चले जाते हैं। राजू और हरी दोनों आपस में बात करने लगते हैं। हरी, तुझे भी मेरी बातों पे यकीन नहीं है ना? अरे राजू, मुझे तेरी बात पे यकीन है, लेकिन अभी ये सब बात नहीं करते। ये लड़की मुझे बहुत पसंद है। सच में? तुम दोनों की जोड़ी भी खूब जमेगी। राजू और हरी अपने अपने घर चले जाते हैं।
रात हो जाती है। तभी राजू को एक डरावनी आवाज सुनाई देती है। देखो तो ये आवाज कहाँ से आ रही है। राजू बाहर रजनी और टीका को देखता है। दोनों जंगल की तरफ जा रहे होते हैं। रजनी, टीका, मत जाओ उधर, रुक जाओ, उधर बहुत खतरा है। राजू की आवाज कोई नहीं सुनता है। राजू भी उन दोनों के पीछे चल देता है। डरावनी आवाज बहुत जोर जोर से आने लगती है। तभी राजू को टीका की आवाज सुनाई देती है। रजनी, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? उसी समय राजू झाड़ियों के पीछे छुपकर उन दोनों को देखने लगता है। कौन रजनी? मैं कोई रजनी नहीं हूँ। रजनी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। रजनी टीका का गला पकड़कर खून पीने लगती है और जान से मार देती है। ये देखकर राजू की हालत खराब हो जाती है और वो भागते हुए सीधे अपने दोस्त हरी के घर जाता है। हरी, सो गया क्या? दरवाजा खोल यार। अरे कौन है? मैं हूँ राजू। राजू, दरवाजा खोलो। राजू, क्या हुआ? तुम इतने डरे हुए क्यों हो? अरे पहले दरवाजा बंद करो। राजू, तुम्हारे पसीने क्यों निकल रहे हैं? अरे वो खूनी डायन ने टीका को मार दिया। ये कहकर वो बेहोश हो जाता है। सुबह राजू को होश आ जाता है। होश आते ही हरी पूछने लगता है। अरे रात में क्या हो गया था तुमको? डायन देख ली थी क्या? हाँ, डायन ही देख ली थी, जिसने टीका को मार दिया। क्या? टीका को मार दिया? ये डायन कौन है? राजू बताने ही वाला होता है कि डायन कोई और नहीं बल्कि रजनी ही है। तभी रजनी वहां आ जाती है। अरे राजू, कैसे हो? रात में बेहोश हो गए थे। तुम्हें कैसे पता चला राजू रात में बेहोश हो गया है? हरी, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। राजू, मुझे भी बताओ। बाद में बताऊंगा। रजनी वहां से चली जाती है। राजू और हरी आपस में बात करने लगते हैं। हाँ, बता, क्या बताने वाला था? वो रजनी है ना? रजनी, खूनी डायन यही है। ऐसा क्या? रात हो जाती है। राजू और हरी सोने वाला ही होता है कि हरी को अचानक डरावनी आवाज सुनाई देती है। हरी मन ही मन सोचने लगता है, क्या यह सच में डायन होती है क्या? या राजू डरावने सपने देखता है? आज इसका पता लगा कर रहूंगा। राजू, तुम सो जाओ, हम अभी आते हैं। हरी, अकेले मत जा बाहर, बाहर बहुत खतरा है। उस खूनी डायन के हाथों लग जाओगे तो जिंदा वापस नहीं आओगे। अरे कुछ नहीं होगा, मैं भी आता हूँ, तू सो जा। हरी बाहर निकलता है तो सरपंच भोला को शौच के लिए जंगल की तरफ जाते देखता है और उसके पीछे रजनी को जाते देखता है। आखिर ये हो क्या रहा है? रजनी सरपंच के पीछे क्यों जा रही है? अचानक हरी को डरावनी आवाज सुनाई देती है। हरी आवाज की तरफ जाने लगता है। तभी सरपंच और रजनी को आमने सामने देख झाड़ियों में छुप जाता है। रजनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तेरा काल बनकर आई हूँ, आज तुझे नहीं छोड़ूंगी। रजनी, मुझे माफ कर दो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। आज मैं तुझे हमेशा के लिए मुक्त कर देती हूँ। डायन रजनी सरपंच का गला पकड़कर उसका खून चूसने लगती है और जान से मार देती है। फिर अजीब सी आवाज निकालते हुए, किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबका खून पी जाऊंगी। ये देखकर हरी दौड़ के अपने घर जाता है और दरवाजा ठोकने लगता है। राजू, दरवाजा खोलो। क्या हुआ हरी? अब हो गया मेरी बातों पर भरोसा? राजू, रजनी ही खूनी डायन है। आज रजनी ने सरपंच जी को मार डाला। हमें कुछ करना होगा, नहीं तो ये हम लोगों को भी मार देगी। लेकिन करेंगे क्या? मैं एक बाबा को जानता हूँ, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। सुबह उठकर दोनों बाबा के पास जाते हैं और सारी बात बताते हैं कि कैसे रात में रजनी डायन बन जाती है और खून पीने लगती है। बेटे, हमें सारी बात समझ में आ गई है। बाबा, तो अब हम क्या करें? इसका एक ही समाधान है। जल्दी बताइए बाबा, कहीं देर ना हो जाए। चलो, पहले तुम्हारा गांव चलते हैं। बाबा, राजू और हरी तीनों हरी के घर जाते हैं। बाबा पूजा की तैयारी करते हैं। आज अमावस्या है
और अगर आज इस डायन को वश में नहीं कर पाए तो कभी नहीं कर पाएंगे। बाबा हम कुछ भी करेंगे, आप बस हमें बताइए कि हमें करना क्या है। किसी भी तरह तुम्हें उस डायन की चोटी लानी होगी, फिर हम उस चोटी को इस हवन कुंड में डाल देंगे ताकि डायन की आत्मा को शांति मिल जाए। और रजनी? चिंता मत करो, वो पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। राजू और हरी घर से निकलकर डायन की चोटी कैसे काटनी है इस बारे में बात करते हैं। मैं डायन को अपनी तरफ व्यस्त रखूंगा और तू पीछे से आकर चोरी से उसकी चोटी काट देना। ठीक है। दोनों जंगल की तरफ जाते हैं। हरी झाड़ियों में छिप जाता है, तभी रजनी वहां आती है। राजू, तुम यहाँ क्यों आए हो? अरे रजनी तुम? तभी रजनी डायन का रूप ले लेती है। आज तुझे नहीं छोड़ूंगी मैं। मुझे छोड़ दो। डायन राजू का गला पकड़ लेती है और उसका खून चूसने के लिए मुंह बढ़ाती है। तभी हरी चुपके से डायन की चोटी काट लेता है और अपने घर की तरफ भागने लगता है। डायन राजू को छोड़ हरी के पीछे भागने लगती है। हरी घर पहुंच जाता है। बाबा ये लीजिए खूनी डायन की चोटी। जल्दी लाओ बेटी। बाबा चोटी को हवन कुंड में डालकर मंत्र पढ़ने लगते हैं। तभी डायन वहां आ जाती है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरी चोटी काट ली। मुझे माफ कर दो। जैसे ही डायन हरी का गला पकड़कर खून चूसना चाहती है, डायन रजनी में बदल जाती है। तभी राजू भी वहां पर आ जाता है। बाबा क्या डायन भाग गई? हाँ, डायन भाग गई। अब वो वापस नहीं आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। तब से डायन की चर्चा उस गांव में दोबारा नहीं हुई। कुछ दिनों बाद राजू रजनी से शादी कर लेता है। फिर राजू और रजनी खुशी से रहने लगते हैं। श्रेया अंधेरे में एक कांच के सामने खड़ी थी। अचानक कांच में एक महिला की छवि उभरने लगी और उसके हाथों में उसे वजन लगने लगा। वह उस वजन को संभाल पाती उसके पहले ही एक जोरों की चीख उसके कानों में आई। उसे लगा उसके कान के पर्दे फट जाएंगे। उसने अपने हाथ अपने कानों पर रख लिया, मगर ये क्या, उससे तो ये बहुत बड़ी गलती हो गई। श्रेया एक 18 साल की लड़की है। इसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे, तो ये अपने मामा मामी के पास रहती थी। अपनी बहन की आखिरी निशानी समझकर मामा तो श्रेया से बहुत प्यार करते थे, मगर मामी श्रेया को परेशान करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ती थी। मामा के सामने तो अच्छे बनने का नाटक करती, मगर उनके ऑफिस चले जाने के बाद वो श्रेया से घर के सारे काम कराती थी। उसे खाने पीने के लिए भी ठीक से नहीं देती थी। हमेशा घर का बचा हुआ ठंडा बासी खाना ही देती थी। उसके मामा यदि उसके लिए दूध लाने को कहते तो वो दूध में पानी मिलाकर दे देती थी। पता नहीं कब तुझसे पीछा छूटेगा। पैदा होते ही अपने माँ बाप को खा गई, अब हमारी छाती पर मूंग डल रही है। काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। जब देखो खाने को चाहिए, मगर काम करने में मौत आती है। मामी मुझसे जितना हो पड़ता है उतना काम करती तो हूँ, उसके बावजूद भी आप मुझे हमेशा डांटती रहती हो। मामा के सामने तो इतनी भली बन जाती हो, मगर उनके जाते ही अपने असली रंग दिखा देती हो। बहुत जुबान चलने लग गई है तेरी, अभी खबर लेती हूँ। कहते हुए उन्होंने श्रेया को बहुत मारा। श्रेया अकेले में बहुत देर तक रोती रही। भगवान, आपने मेरी किस्मत कितनी खराब लिखी है। क्या मुझे हमेशा जीवन भर ऐसे ही दुख मिलता रहेगा या कभी कोई सुख भी मिलेगा? बचपन में माँ पापा चले गए, अब मुझे कोई प्यार भी नहीं करता। कॉलेज में मेरी कोई दोस्त नहीं है। मेरे जैसा बदनसीब तो कोई नहीं होगा। रोते हुए श्रेया सो गई। अगले दिन सुबह जब मामा ने उसे देखा तो मार के कारण उसका पूरा शरीर सूजा हुआ था। बेटा, ये क्या है? तेरा पूरा शरीर कितना सूजा है? किसी ने मारा क्या तुझे? कहते हुए वो मामी की ओर देखने लगे। नहीं मामा, मुझे किसी ने नहीं मारा। कल कॉलेज से लौटते समय एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, उसके कारण ये सूजन आ रही है। एक्सीडेंट? अरे कैसा एक्सीडेंट? तूने कुछ बताया नहीं। ऐसे ही छोटा सा एक्सीडेंट था। मामी जी ने दवाई दे दी और हल्दी का दूध पिला दिया था।
इसके कारण जब तक आप ऑफिस से आए तब तक नींद आ गई। आप फिक्र ना करो, मैं ठीक हूँ। अच्छा बैठ, ब्रेकफास्ट कर ले। नहीं, अभी इच्छा नहीं है। कैंटीन में कुछ खा लूंगी। जरूरी लेक्चर है, मुझे लेट हो रहा है, चलती हूँ। घर से निकलकर श्रेया और ज्यादा उदास थी। कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठी वो किताबों के पन्ने पलट रही थी, मगर उसका मन पढ़ने में नहीं लग रहा था। वो कोई कहानी की किताब ढूंढने के लिए उठी तो उसके हाथ एक किताब लगी जिसका नाम था पावर ऑफ ब्लैक मैजिक। पावर ऑफ ब्लैक मैजिक? ब्लैक मैजिक जैसा कुछ होता है क्या? काश कि ये सच हो। यदि ये सच होगा तो हो सकता है कि मेरी किस्मत बदल जाए। सोचते हुए श्रेया उस बुक को पढ़ने लगी। उसमें तरह तरह के ब्लैक मैजिक लिखे हुए थे। श्रेया सभी को बड़े ध्यान से पढ़ रही थी। हर तरह के ब्लैक मैजिक के लिए कोई ना कोई साधक की आवश्यकता थी, जो श्रेया के लिए हासिल करना मुश्किल का काम था। एक के बाद एक पन्ने पलट रही थी, तभी अचानक उसकी निगाह एक गेम पर गई। गेम जो पूरी तरह खौफनाक था, प्रेतात्मा को आपकी जिंदगी में ला सकता था। गेम का नाम था द बेबी ब्लो। इस गेम को स्टेप बाय स्टेप पढ़कर श्रेया सोचने लगी, ये गेम खेलने के लिए किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। ये तो मैं आसानी से खेल सकती हूँ। यदि मैंने इस गेम को जीत लिया तो मेरी किस्मत हमेशा के लिए बदल जाएगी। गुड लक मेरा हो जाएगा। श्रेया लाइब्रेरियन की नजर बचाकर वो किताब अपने साथ अपने घर ले आई। रात को सबके सो जाने के बाद वो दोबारा उस किताब को खोलकर पढ़ने लगी। कई सालों पहले इस दुनिया के किसी कोने में डेजी ब्लू नाम की औरत रहा करती थी। उसे एक सैनिक से प्यार हो गया। कुछ समय बाद दोनों ने अपने प्यार को एक नाम दिया और शादी कर ली। शादी के बाद सब कुछ ठीक था। डेजी एक बच्चे की माँ बनी, मगर कुछ समय के बाद उसकी किस्मत बदल गई। एक जंग की वजह से उसका पति सरहद पर चला गया। डेजी को अब तक अपने पति के साथ रहने की आदत हो गई थी। पति के चले जाने के बाद वो अकेली हो गई और उसका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा। वो बच्चे का भी कुछ खास ध्यान नहीं रख पाती थी। बुरी बात तो तब हुई जब युद्ध के दौरान उसके पति की मृत्यु का समाचार उसके पास आया। उसके बाद तो वो और अजीब अजीब सी हरकतें करने लगी। लोगों के हिसाब से वो पागल हो गई थी। एक दिन अपने घर में उसकी नजर अपने परिवार की तस्वीर पर पड़ी। वो तस्वीर देखकर वो जोरों से चिल्लाने लगी और उस तस्वीर को उठाकर जमीन पर फेंक दिया। बच्चा शोर शराबे के कारण रोने लगा तो उसने उस कांच के टुकड़े से अपने बच्चे को मार दिया और फिर खुद भी कांच के टुकड़े से अपनी नस काटकर मर गई। तब से लेकर आज तक कांच के अंदर उसकी आत्मा कैद है। कोई भी शख्स कांच में देखकर बेबी को हाथ में लेने का पोज बनाकर आईने के सामने खड़ा होकर कहे, बेबी ब्लू, आई नो द थिंग शी डिड टू यू। लगातार कहते रहें तो कांच में एक महिला का अक्स उभरता है और आपकी गोद में एक अनदेखा बच्चा आ जाता है। कांच में स्थित महिला उस बच्चे को आपसे छीनने की कोशिश करती है, मगर यदि आप उस महिला से डरे बिना यदि ये गेम जीत जाते हैं तो गुड लक हमेशा आपका होता है, मगर यदि हार जाते हैं तो मौत सुनिश्चित है। दोबारा से पूरी कहानी पढ़कर श्रेया बहुत दुविधा में थी कि क्या करे, ये गेम खेले या ना खेले। उसने बहुत हिम्मत करके अपने कमरे की लाइट बंद कर दी। फिर बाथरूम के मिरर के सामने खड़ी होकर 2 बार बोली, बेबी ब्लू, आई नो द थिंग शी डिड टू यू। बोलते हुए श्रेया को पसीना आ रहा था। वो आगे नहीं बोल पाई और लाइट ऑन करके बाथरूम से बाहर आ गई। वह पूरे पसीने में भीग चुकी थी। गहरी सांस लेते हुए उसने पानी पीने के लिए ग्लास उठाया तो उसे लगा उसके पीछे से कोई साया गुजरा है। उसने पलट कर देखा तो वहां कोई नहीं था। श्रेया खुद को रिलैक्स करने की कोशिश करने लगी और खुद से बोली, श्रेया, यू कैन डू दिस, यू हैव टू डू दिस। तुम ऐसे हार नहीं मान सकती। तुम्हें अपनी किस्मत बदलनी है या नहीं? खुद से बात करके खुद को हौसला देकर उसने अपने कमरे की लाइट दोबारा बंद की। श्रेया अंधेरे में एक मिरर के सामने खड़ी थी। उसने बेबी को गोद में उठाने का पोज बनाया और बार बार कहने लगी, बेबी ब्लू, आई नो द थिंग शी डिड टू यू। बेबी ब्लू, आई नो द थिंग शी डिड टू यू।
थोड़ी देर तक तो कुछ नहीं हुआ। वो हार कर कमरे की लाइट चालू करने ही वाली थी कि अचानक कांच में एक महिला की छवि उभरने लगी और उसके हाथों में उसे वजन लगने लगा। उसे लगा एक छोटा बच्चा उसकी गोद में है। वो उस वजन को संभाल पाती उसके पहले एक जोरों की चीख उसके कानों में आई। उसे लगा उसके कान के पर्दे फट जाएंगे। जैसे जैसे उसने उस चीख को सहन किया, मगर वो कांच वाली महिला बार बार उसके कानों में बहुत शोर कर रही थी। उसे ये शोर बर्दाश्त नहीं हो रहा था और उसने अपने दोनों हाथों को झटक कर हाथ अपने कानों पर रख लिया। मगर ये क्या, उससे तो ये बहुत बड़ी गलती हो गई। अब बच्चा उसके हाथ में नहीं था। श्रेया इस गेम में हार चुकी थी। उसे उस महिला से नहीं डरना था, मगर श्रेया उस महिला से बुरी तरह डर गई। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। महिला के डराने का शोर बंद होते ही उसके कान में एक बच्चे के रोने की आवाज गूंजने लगी और उसने महसूस किया कि वो आईने वाली महिला आईने से बाहर आ गई है। उसने लाइट चालू कर ली और डर के कारण श्रेया जोर से चीखने लगी। रोशनी होते ही वो आत्मा वहां से चली गई। उसकी चीख सुनकर घर के सब लोग उसके कमरे में आ गए। रात में भी चैन नहीं है। ए लड़की, इस तरह क्यों चिल्ला रही है? मानो कोई भूत देख लिया हो। कभी तो बच्ची से प्यार से बात कर लिया करो, देखो कैसी घबराई हुई है बेचारी। तभी मामी की निगाह उस किताब पर गई जिस किताब को पढ़कर श्रेया ने बेबी ब्लू मैजिक किया था। मामी ने वो किताब उठाकर मामा को दिखाई। ये देखो, अपनी भांजी के कारनामे, काला जादू करना सीख रही है। अपने मम्मी पापा को तो खा गई, अब हमें भी खा जाएगी। श्रेया, ये सब क्या है बेटा? इस तरह की किताब तुम्हारे पास क्या कर रही है? श्रेया के पास अपने मामा की बात का कोई जवाब नहीं था। वो खामोश थी। मामा मामी नाराज होकर उस कमरे से बाहर चले गए। अभी तक तो मामी नाराज होती थी, अब मामा भी नाराज हो गए। लगता है मेरा और बैड लक चालू होने वाला है। ऐसा कहकर श्रेया सोने चली जाती है। तभी उसके कानों में बच्चे के रोने की आवाज आने लगती है। वो अपने कान को बंद करके अपने बिस्तर पर चुपचाप लेट गई। उसे महसूस हुआ कि उसके बिस्तर पर उसके साथ कोई है। उसके कानों में धीरे धीरे आवाज आ रही थी, श्रेया, श्रेया, I know the thing she did to you. श्रेया ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, उसके बगल में एक डरावनी सी औरत सो रही थी। उसे देखकर श्रेया के पसीने छूटने लगे। उसके मुंह से आवाज निकलनी बंद हो गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, सांस फूलने लगी और वो बेहोश हो गई। अगली सुबह जब श्रेया की आंख खुली तो उसने देखा कि उसके बिस्तर पर कोई नहीं है। जब कॉलेज जाने के लिए श्रेया तैयार हुई तो कांच में उसे अपने अक्स की जगह उसी औरत का अक्स नजर आया। वो औरत फिर से बोली, श्रेया, श्रेया, I know the thing she did to you. वह तुरंत अपने कॉलेज चली गई और लाइब्रेरियन को वो बुक सबमिट करा दी। ये बुक तुम्हारे पास क्या कर रही है? ये इस कॉलेज की नहीं है, यहाँ क्यों लेकर आई? कल मैं चुपचाप यहीं से ये बुक लेकर गई थी, मगर मुझे अब ये बुक नहीं चाहिए। ये बुक यहाँ की नहीं है, इसलिए हम नहीं ले सकते। आजकल तुम बच्चों को इस तरह की बुक पढ़ने का बहुत शौक हो गया है। श्रेया को लाइब्रेरियन के पीछे वही औरत खड़ी नजर आई। लाइब्रेरियन के मना करने के बावजूद भी श्रेया उस बुक को वहां रखकर चली गई और सीधे कॉलेज के वॉशरूम में जाकर मुंह धोने लगी। मुंह धोकर जब कांच में उसने अपना चेहरा देखा तो कांच में उसी महिला का अक्स था। श्रेया, श्रेया, I know the thing she did to you. इस बार श्रेया खुद को बचा पाती। उसके पहले वो साया उस कांच में से बाहर आया और श्रेया का सर उसी कांच में दे दिया। श्रेया का सर फट गया, उसमें से खून बह रहा था और वो महिला उसके खून को जल्दी जल्दी पीने की कोशिश कर रही थी और बोल रही थी, श्रेया, श्रेया, I know the thing she did to you.